उस घातक नजर के दबाव में आतंक का असर कई गुना बढ़ गया। उसी क्षण वह विशाल पंजा भयानक ताकत के साथ नीचे आ गिरा। लियाली पूरी तरह से हिल भी नहीं पा रही थी। धरती एक पल में ऐसे धंस गई मानो कोई महाविनाश उसे उलट रहा हो। उस विशाल काले भेड़िए के सामने, जो सचमुच एक प्राकृतिक आपदा जैसा लग रहा था, बाकी बचे 9 दानव एक दूसरे की आंखों में साफ डर देख रहे थे। ये जानवर बहुत ही भयानक है। ये तो एक असली राक्षस है। भागो! बाकी 8 दानवों ने सिर हिलाया और तुरंत अपनी काली हड्डियों से बनी पंख फैलाकर बेतहाशा वांग चैनक की ओर उड़ने लगे। एफेंग ने अपने पंजे के नीचे दबे उस शिकार को पूरी तरह निगल लिया। फिर उसने अपनी बर्फ जैसी ठंडी नजर उठाई और यूं ही एक दानव पर टिकाई। अगले ही पल वह बिजली की तरह उसके पीछे प्रकट हुआ और काली रोशनी से घिरा उसका पंजा उस दानव को टुकड़े टुकड़े कर गया। यह दृश्य देखकर बाकी बचे 8 5 रिंग वाले दानव डर से कांप उठे। उन्हें लगा काश उनके पास भागने के लिए एक जोड़ी पंख और होती। तभी एफेंग की आंखों से एक रहस्यमय शक्ति फैल गई जिसने दानवों को सिहरा दिया। मौत जैसी ठंडी आभा उनमें से एक को घेर गई और आसपास का इलाका पल भर में धूसर हो गया। उसकी जिंदगी एक ही झटके में खत्म हो गई। उसी समय मैं बिना किसी भाव के उन बाकी करप्टेड को देख रहा था जो मेरी ओर झपट रहे थे। मेरी आकृति पल भर में आगे बढ़ी और रास्ते में जो भी आया उसे बहा ले गई। मेरी रीढ़ के कांटों की बेजोड़ शक्ति के सामने करप्टेड का मांस और खून फटकर बिखर गया और उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। जल्द ही एक 100 मीटर के दायरे में सिर्फ खून और लाशों का भयानक नरसंहार रह गया। हिमिक से दोबारा मिलने के बाद जो लड़ाई खत्म कर रहा था, मैं तेजी से उस दिशा में बढ़ा जहां से युद्ध की आवाज आ रही थी, सबको खत्म करने के लिए तैयार। इस बार मैंने इन करप्टेड शहरों में से कई हजार को निगल लिया था। मेरा शरीर और 5 मीटर बढ़ गया और अब मेरे विकास के लिए जरूरी ऊर्जा भी काफी बढ़ चुकी थी। मेरी एवोल्यूशन वैल्यू सिर्फ 100 पॉइंट्स ही बढ़ी थी, यानी अब पहले से लगभग 10 गुना ज्यादा मुश्किल हो गया था। तभी मेरी नजर के सामने सैकड़ों मीटर ऊंची एक विशाल संरचना दिखाई दी। एक भव्य कॉलिसियम। अनगिनत करप्टेड पहले ही पीछे हट चुके थे और वहां सिर्फ एक लेवल 59 का करप्टेड अकेला खड़ा इंतजार कर रहा था। एयट की नजर बर्फ जैसी ठंडी थी। उसके 6 मीटर ऊंचे शरीर के पीछे एक जोड़ी डरावने काले पंख फैले हुए थे। उसका शरीर दबाव डालने वाली आभा से घिरा था और करप्शन की शक्ति काली ऊर्जा की लहरों में बदलकर पूरे माहौल को अंधेरा बना रही थी। उस आकृति को देखकर मैंने ठंडी आवाज में कहा, कितनी घिनौनी आभा है। हेमिंग, इसे संभालो, मैं बाकी करप्टेड को मारता हूं। अगले ही पल हेमिंग का शरीर तुरंत 1000 मीटर लंबा हो गया। उसके चारों ओर गहरे काले रंग की लपटें फूट पड़ी, मानो कोई प्रलयकारी राक्षस प्रकट हो गया हो। उसकी भयंकर शक्ति चारों दिशाओं में फैल गई और मैदान 1 किलोमीटर तक फट गया। हेमिंग पल भर में झपटा और शहर के सामने जा पहुंचा। अपने से 100 गुना बड़े उस काले भेड़िए को देखकर भी एयाट का चेहरा बिल्कुल शांत रहा। उसकी काली रोशनी से घिरी हुई पंजे जैसी ताकत हवा को बिजली की तरह चीरते हुए नीचे गिरी। टकराने के उसी क्षण स्टील जितनी मजबूत शहर की दीवार कागज की तरह फटकर उड़ गई। लेकिन जब हमला एयाट तक पहुंचने ही वाला था, तब काली ऊर्जा की धाराओं से बनी एक बैरियर ने उसे रोक लिया, जिसे भेदना नामुमकिन था। वह शांत आवाज में बोला, एक साधारण जानवर जिसकी लाइफ लेवल राजा तक भी नहीं पहुंची, क्या तुम सच में सोचते हो कि कुछ चींटियों को कुचलकर तुम आसमान और धरती को पलट दोगे? उसने बस हल्की सी उंगली चटकाई और काली बैरियर अचानक फैलकर फट गई, जिससे हाइमिंग कई 100 मीटर दूर जा गिरा। तुरंत ही उसकी अंधेरी शक्ति उमड़ पड़ी और पलक झपकते ही वह 100 मीटर से भी लंबी एक विशाल तलवार में बदल गई। उसे निकलती भ्रष्ट आभा ने 1 किलोमीटर के दायरे की सारी घास को धूसर और बेजान कर दिया। एयाट के चारों ओर काली ऊर्जा के घेरे लगातार उठने लगे और उसकी शक्ति चरम पर पहुंच गई। वह बोला, मैं एसोसिन क्लैन के डीमन किंग का बेटा हूं। मैं उन निकम्मों जैसा नहीं हूं। मरने के लिए तैयार हो जाओ। उसने जोर से अपनी तलवार गिराई और 100 मीटर लंबी तलवार की परछाई तुरंत हाइमिंग के शरीर पर आ गिरी। हाइमिंग के शरीर पर सुनहरी रोशनी चमकी, लेकिन कुछ ही सेकंड में दबाव के सामने टूट गई।
गरजते हुए हाइमिंग ने दोनों हाथों से तलवार को पकड़ लिया और अपने शरीर की ताकत और 2500 कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट्स के सहारे उसे जबरदस्ती रोक लिया। आसपास की जमीन कई दर्जन मीटर तक धंस गई और उसके सामने तलवार ने धरती में एक गहरी अथाह दरार बना दी। उसी झटके में हिमिक को भारी नुकसान हुआ। इयाद का चेहरा फिर भी शांत रहा। उसने कहा, बुरा नहीं, मेरे एक वार से बच गए। मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, मेरी माउंट बन जाओ। बस मुझे मत रोकना जब मैं उस इंसान को मारने जाऊं। ये शब्द सुनते ही हाइमिंग की आंखों में अभूतपूर्व क्रोध भड़क उठा। उसने एयाट को घूरा और उसकी गर्जना से आसमान और धरती कांप उठे। उसका पूरा काला शरीर लपटों में जल उठा, जो एक पल में हजारों मीटर तक फैल गई। एक ऐसी भयानक आभा उठी जो अपने रास्ते में सब कुछ जला देने वाली थी। धीरे धीरे 2000 मीटर से भी बड़ी एक दानवी आकृति प्रकट होने लगी। इस बार वह भ्रम लगभग वास्तविक बन चुका था। उसकी आभा चारों ओर फैल रही थी और सब पर हावी होकर उसकी निगल जाने वाली शक्ति महसूस करवा रही थी। एयाट की आंखें गहरी हो गईं क्योंकि उसकी लाइफ एसेंस उससे छीनी जा रही थी। हाइमिंग ठंडी नजर से एयाट को देख रहा था। उसे हिलने की भी जरूरत नहीं थी। उसने अपना पंजा उठाया और एक ही पल में नीचे मार दिया। वह दानवी आकृति भी बिल्कुल उसी तरह हरकत दोहराने लगी। एयाट का चेहरा तन गया। उसने अपनी सारी गिरी हुई शक्ति लगाकर बैरियर को मजबूत किया, लेकिन वह उस भयानक दानवी आकृति को रोकने के लिए काफी नहीं था। वह जोर से जमीन पर फेंक दिया गया, जैसे कोई काले आग का बीज हो। एयाट का चेहरा पीला पड़ गया। अपनी लाइफ एसेंस लगातार खिंचती महसूस कर वह पागलों की तरह क्रोधित हो उठा। उसके शरीर से एक डरावनी शक्ति फूटी, लेकिन वह 10 मीटर से भी कम दूर तक फैल पाई और तुरंत रुक गई। वह पूरी तरह स्तब्ध रह गया। प्रतिक्रिया देने से पहले ही दानवी आकृति का पंजा फिर से गिरा और एयत मोटी और मजबूत दीवार से टकराकर कई 100 मीटर दूर जा गिरा। तभी उसका शरीर अचानक बढ़कर कई दर्जन मीटर का हो गया और उसकी त्वचा पर काले निशान फैल गए। उसकी पीठ से विशाल काले पंख निकल आए जिनका फैलाव 100 मीटर तक था। उसकी मुट्ठी में धीरे धीरे एक लंबा काला भाला प्रकट हुआ जिससे अंधेरी ऊर्जा की धाराएं निकल रही थीं। एयाद दहाड़ते हुए चिल्लाया, डेमनिक करप्शन, नरक में जा। उसकी आकृति पलक झपकते ही गायब हो गई और भयानक धमाके के साथ रास्ते के सारे अवरोध तोड़ते हुए आगे बढ़ गए। काला भाला जो अंधेरी लपटों से घिरा था, सीधे अपने लक्ष्य की ओर झपटा, लेकिन एमिंग की स्पीड और रिफ्लेक्स उससे कहीं बेहतर थे। अपनी दानवी आकृति की बढ़ी हुई अटैक रेंज की मदद से उसने लेया को ऐसे कुचल दिया जैसे कोई मक्खी हो। लेद जमीन पर जा गिरा और वहां एक विशाल क्रेटर बन गया। बड़ी मुश्किल से उठते हुए उसने गुस्से में दांत भींच लिए। वह जो जन्म से ही एक नोबल था, उसने कभी ऐसी बेइज्जती नहीं झेली थी। वह चिल्लाया, बाने, क्या कर रहे हो? जल्दी फॉलन स्काई जंप एक्टिवेट करो। उसकी आवाज दूर तक फैल गई। उसी पल एक काला डोम, जैसे उल्टा आसमान हो, पूरे इलाके पर बंद हो गया और विशाल क्षेत्र को ढक लिया। कई दर्जन मीटर चौड़ी जंजीरें जो फॉलन पावर से भरी थीं, शून्य से निकलकर ईमिंग को बार बार जकड़ने लगीं और अनगिनत काली ऊर्जा की धाराएं उन जंजीरों के जरिए उसके पूरे शरीर में घुसकर उसे करप्ट करने लगीं, मानो उसे अपने भीतर समा लेना चाहती हो। एमिंग को जंजीरों में जकड़ा देखकर लिया जोर से हंस पड़ा और बोला, 10,000 फॉलन की पूरी शक्ति के सामने छठे सर्कल का कोई मास्टर भी नहीं बच सकता। सही समय आने पर मैं तुम्हें यातना देने में बहुत मजा लूंगा। तभी इमिंग जोर से गरजा और उसने सेलेस्टियल फ्लेम, एवरिस और ग्लटनी को मिलाकर मौत की तिहरी शक्ति बना दी। अंधेरी लपटें अचानक फट पड़ी और पल भर में 1000 मीटर तक फैल गईं। भयानक मौत की आभा पूरे क्षेत्र में फैल गई। उस पल जो भी इस काली आग के समंदर में था, उसका बचना नामुमकिन था। यहां तक कि अमर देवता भी इससे नहीं बच सकते थे। उसी समय हेमिक की दानवी आकृति पूरी तरह प्रकट हो गई। उसकी तर्जनी पर एक विशाल आंख उभरी जिसमें 2 धूसर प्यूपिल्स थे और उनमें डरावनी किलिंग इंटेंट भरी थी। मुझे बस अपनी आंखें बंद करनी थी और मेरे डोमेन के अंदर कोई भी टारगेट तुरंत खत्म हो सकता था। मैं इस सेलेस्टियल डेथ परगेटरी का मास्टर अब पूरी तरह जाग चुका था। 3 टैलेंट्स के फ्यूजन से बना यह डोमेन बेहद खतरनाक था। लियाद की मुस्कान अचानक जम गई और उसके चेहरे पर शुद्ध डर दिखाई देने लगा।
इस परगेटरी में फंसकर उसकी लाइफ लगातार काली लपटों में जलकर खत्म हो रही थी और डेथ ऑनरा भी धीरे धीरे उसे घेर रही थी। वह पागलपन भरी आवाज में बोला, शापित हो तुम। देखते हैं हम दोनों में पहले कौन थकता है, या फिर मैं तुम्हें असिमिलेट कर पाता हूं या नहीं। लेया का चेहरा पागलपन से विकृत हो गया। उसने अपनी सारी फॉलन पावर जंजीरों में उड़ेल दी ताकि उनका भ्रष्ट प्रभाव और मजबूत हो जाए। उनकी ताकत एक बार फिर बढ़ गई। अनगिनत करप्शन की धाराएं ईमिंग के शरीर में घुसने लगीं, मानो उसके शरीर और आत्मा दोनों को गंदा कर देना चाहती हो। एमिंग ने आसमान की ओर गरज कर उस गिरी हुई शक्ति की बढ़त को रोकने की कोशिश की। जन्म से ही एक म्यूटेशन की वजह से वह छोटा और कमजोर था, इसलिए उसकी अपनी ही भेड़ियों की टोली ने उसे उस निर्दयी जंगल में छोड़ दिया था। भूख और ठंड ने उसे लगभग मार ही दिया था, लेकिन उसके मास्टर की पुकार ने आखिरी पल में उसे बचा लिया। उसी दिन से एमिंग ने तय कर लिया कि वह हमेशा अपने मास्टर का साथ देगा। ये लड़ाइयां कभी किसी कॉन्ट्रैक्ट या स्पिरिचुअल लिंक की वजह से नहीं थीं। उसके अस्तित्व का मतलब ही अपने मास्टर के लिए लड़ना था। उसी समय दानवी स्पेक्टर भी बिना एमीन के आदेश के गरज उठा। उसके चारों ओर घूम रही काली ऊर्जा ने उसकी जंजीरों को पल भर में चकनाचूर कर दिया। वह भयानक स्पेक्टर धीरे धीरे लिएट की ओर मुड़ा और उसकी धूसर आंखों में ठंडी बेरुखी भरी थी। उसके भीतर से भयानक डेथ ऑरा फूट पड़ा। लेया ने तुरंत अत्यंत खतरा महसूस किया। उसका शरीर अचानक धूसर होने लगा और कुछ ही सेकंड में उसकी लाइफ लगभग खत्म होने लगी। मरने के कगार पर पहुंचते ही उसके शरीर से एक अंधेरी शक्ति फूट पड़ी, जिसने डेथ ऑरा को दबा दिया। लेया का चेहरा बुरी तरह उतर गया, क्योंकि उसके पिता डीमन किंग द्वारा दिया गया प्रोटेक्टिव पावर अब खत्म हो चुका था। वह वहां एक पल भी रुकने की हिम्मत नहीं कर पाया और मुड़कर पूरी स्पीड से भाग गया। लेकिन दूसरी ओर मैं पहले ही शहर के पीछे महल के विशाल चौक पर पहुंच चुका था। मैंने अपनी वॉर लैंस पूरी ताकत से सैकड़ों मीटर दूर फेंकी। वह हवा को चीरती हुई हजारों दुष्ट क्रिएचर्स की ओर बढ़ी और एक ही पल में उनकी बड़ी संख्या को मार डाला। बाकी सभी क्रीचर्स गरज उठे और अपनी अपनी फॉलन पावर छोड़ दी। काली ऊर्जा की धाराएं लंबी जंजीरों में बदलकर मुझे जकड़ने लगीं। अनगिनत फॉलन पावर उन जंजीरों से होकर मेरे शरीर में घुसने लगी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी असर महसूस नहीं हुआ। तभी ईमिंग की डिस्ट्रेस क्राई मेरे मन में गूंज उठी और मेरा चेहरा गंभीर हो गया। मैं खुद उस हमले को झेलने ही वाला था कि अचानक मेरे बैटल ब्रदर की गर्जना पास से सुनाई दी। कई दर्जन मीटर ऊंचा एक शव अनगिनत इमारतों को तोड़ता हुआ दुष्ट क्रीचर्स के झुंड पर गिरा और भयानक टक्कर से वे सब चिपचिपे मांस में बदल गए। वह विशाल काला भेड़िया अजेय था। उसकी 1000 मीटर ऊंची आकृति ने पलक झपकते ही सारे भवन नष्ट कर दिए और उसकी भयंकर शक्ति से सभी क्रीचर्स कांप उठे। उस विशाल शव को देखकर वे विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे। लॉर्ड लेया मर चुका था। डर तुरंत सब में फैल गया। इमिंग ने बस एक इशारे में जंजीरों को तोड़ दिया। मैंने राहत की सांस ली। फिर मैंने इमिंग को देखा, जो अभी भी उस मौत की आभा से घिरा हुआ था, और मेरी भौहें सिकुड़ गईं। उसे अब यह शक्ति इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, वरना इस समय इसका बैकलैश उसके लिए बहुत भारी होगा। मेरी चिंता महसूस करके इमिंग ने मन के जरिए समझाया कि डेथ ऑरा समय के साथ खुद ही खत्म हो जाएगी। यह सुनकर मैंने सिर हिलाया और महल में बची हुई सारी क्रीचर्स को खत्म करना शुरू कर दिया। जैसे ही हम खत्म करके चौक में पहुंचे, अचानक आसमान काला पड़ गया और अनंत फॉलन पावर से भर गया, जो धीरे धीरे एक स्पेक्टर का रूप लेने लगा। आखिरकार उसी शक्ति से सैकड़ों मीटर ऊंचा एक स्पेक्टर पूरी तरह बन गया। उसके चेहरे के नैन नक्श धुंधले थे और उसने बैटल आर्मर पहन रखा था। उसे निकलती घिनौनी आभा अचानक फट पड़ी और काली ऊर्जा की लहरें हर दिशा में फैल गईं। इस बार यिंदी की प्रोटेक्शन होने के बावजूद मुझे खतरा साफ महसूस हो रहा था। तभी एक क्रूर हंसी गूंजी और पैकॉम गुस्से में बोला, आखिरकार सफल हो गया। दसियों हजार फॉलन क्रीचर्स की शक्ति से बना यह फॉलन स्काई स्पेक्टर छठे रिंग की ताकत रखता है और इसमें ओरिजिनल एंटिटी की शक्ति का एक छोटा सा हिस्सा भी है। लड़के, तुमने हमारे मास्टर को मार दिया। अब इसकी कीमत अपनी जान से चुकाओगे। मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैंने कैप्टन त्यान को सर्कुलर वर्ल्ड से बाहर निकाला।
उसके बाद मैंने पहले से ही एमिंग पर कई रीइंफोर्समेंट और रिकवरी स्पेल्स डाल दिए। एक जोरदार गर्जना के साथ एमिंग तुरंत एक विशालकाय दैत्याकार जानवर में बदल गया। उसका 1000 मीटर लंबा शरीर अपने साथियों के चारों ओर लिपट गया। उसकी आभा बिल्कुल भी फॉलन स्पेक्टर से कम नहीं थी। 3 टैलेंट्स के फ्यूजन से बना सेलेस्टियल फर्नेस एंड इन्फर्नल प्रिजन डोमेन एक ही पल में फैल गया। काली स्याही जैसी लपटें, जिनमें सुनहरी चमक की धारियां थीं, जोर से फट पड़ीं। उनमें सप्रेशन की शक्ति भरी थी, जिसने तुरंत अंधेरे डोमेन को पीछे धकेल दिया। जूशी का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। वह तुरंत पीछे हट गया और इस काले सुनहरे डोमेन के अंदर रुकने की हिम्मत नहीं कर पाया। वह हैरानी से बोला, यह कैसे संभव है? इसका डोमेन पिछली बार से अलग है। इसके अंदर रहना सिर्फ लाइफ एसेंस को ही नहीं खींचता, बल्कि मेरी सारी शक्ति को भी दबा देता है। उसी समय हेमिंग के सिर के ऊपर कोई उग्र आभा इकट्ठी नहीं हो रही थी। उसकी जगह उसके शरीर की सतह पर गहरे काले रंग के अनगिनत पैटर्न फैल गए थे, जो दिव्य रोशनी छोड़ रहे थे। उस राजसी दबदबे वाले और भयावह सप्रेशन पावर के नीचे उसके आसपास की हर चीज बेहद भारी महसूस होने लगी। काली और सुनहरी ऊर्जा फूट पड़ी, जिससे वह ऐसा लग रहा था जैसे कोई डीमन गॉड हो जो नरक को भी झुका सकता है। उसकी गर्जना हजारों किलोमीटर तक गूंज उठी। सेलेस्टियल फर्नेस एंड इन्फर्नल प्रिजन डोमेन के प्रभाव से हैमिंग का शरीर और भी ज्यादा खतरनाक बन गया था। उसके हर हमले में भारी और डरावनी सप्रेशन पावर भरी हुई थी। इस शक्ति को देखकर जूशी की आंखें और भी गहरी हो गईं। उसने तुरंत अपनी करप्शन पावर फॉलन स्पेक्टर के भीतर भर दी। अचानक स्पेक्टर एक 100 मीटर और बढ़ गया और भी विशाल बन गया। उसकी पीठ पर मौजूद 2 जोड़ी प्राचीन काले पंख 1000 मीटर तक फैल गए। अंधेरा डोमेन तुरंत फैल गया और लगातार सेलेस्टियल फर्नेस डोमेन से टकराने लगा। दोनों डोमेन्स आपस में घुलते मिलते रहे और धूसर, काली और सुनहरी शॉक वेव्स बार बार फटकर चारों दिशाओं में फैलने लगी। इस लड़ाई का स्तर इतना ऊंचा था कि कोई भी इसमें दखल नहीं दे सकता था। उसी समय अनगिनत पहाड़ों की दूरी पर एक धूसर महल के अंदर एगू के सिंहासन पर बैठी एक ह्यूमैनॉइड आकृति, जिसने भयानक ग्रे बैटल आर्मर पहन रखा था, अचानक अपनी काली आंखें खोल बैठी। तुरंत ही एक डरावनी आभा जाग उठी। उसने धीमी आवाज में कहा, किसी ने शून्य की शक्ति का इस्तेमाल किया है। वह ध्यान केंद्रित करके उसके स्रोत तक पहुंचने लगा और एक रहस्यमय संबंध का पीछा करते हुए उसकी चेतना का एक हिस्सा सीधे फॉलन स्पेक्टर पर उतर आया। उसी पल स्पेक्टर की आंखों में चमक आ गई। वह अब कोई बेजान और बिना चेतना की चीज नहीं रहा था। डुओशन की चेतना उस स्पेक्टर के शरीर में समा चुकी थी। उसकी नजर एमिंग पर पड़ी और वह हैरानी से बोला, यह काला भेड़िया अभी 6 महीने का भी नहीं है और इसके पास पहले से ही छठे सर्कल का ऐसा डोमेन है। कितना भयानक पोटेंशियल है। तभी एमिंग ने गर्जना की और सीधे अंधेरे डोमेन को चीर दिया, उस पर बरस रही कोरोसिव शक्ति को नजरअंदाज करते हुए। उसकी दबदबे वाली पंजे, जो सप्रेशन पावर से भरे थे, सामने प्रकट हुए। काली रोशनी ने हवा को चीर दिया। दुओसियन ने हल्का सा भौहें सिकोड़ी। उसकी आकृति तुरंत 1000 मीटर पीछे हट गई और वह उड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन एमिंग उससे भी तेज था और तुरंत पीछे पहुंच गया। भयानक सप्रेशन पावर ने फॉलन स्पेक्टर की गति धीमी कर दी। उसी मौके का फायदा उठाकर एमिंग बहुत ऊंचा उछला और उसके दोनों पंजे एक साथ गिरे। सप्रेशन की ताकत के साथ डुओशियन की आकृति जोर से जमीन पर गिरी और 1000 मीटर का विशाल क्रेटर बन गया। गुस्से से भरा एमिंग फिर से हमला करने दौड़ा। अपने सेलेस्टियल फर्नेस डोमेन के रीइंफोर्समेंट की वजह से उसने डुओशियन को दूरी बनाने का कोई मौका ही नहीं दिया। उसके पंजे लगातार विनाशकारी फ्रेंजी में गिरते रहे। उसी समय 2 जोड़ी धूसर पिल्स चमक उठी और एक डेथ ऑनरा पागलों की तरह सब कुछ नष्ट करने लगी। भले ही ड्यूतियान का लक्ष्य कोई जीवित प्राणी नहीं था, लेकिन मौत की शक्ति उसे भी अपने अंत की परिभाषा थोप देती। यहां कोई फर्क नहीं किया जाता। उसी पल टियन की नजर गंभीर हो गई। उसने सोचा, 4 अलग अलग टैलेंट्स, भले ही उनमें से थोड़ा सा भी खत्म हो जाए, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस काले भेड़िए की क्षमता बहुत ज्यादा है। इसे खत्म करना ही होगा, वरना जल्द ही मानव जाति को एक नया सॉवरेन मिल जाएगा और ऐसा एक्सपर्ट हमारी फॉलन डीमन रेस के आक्रमण को रोक सकता है। यह सोचकर दुओटियन ने अब कोई हिचकिचाहट नहीं की। उसकी सारी करप्शन पावर विस्फोट की तरह फूट पड़ी।
उसने जोर से हाइमिंग को पीछे धकेला और तुरंत आसमान की ओर उड़ गया। उसी पल हर दिशा से अनंत करप्शन पावर उसकी ओर उमड़ने लगी। सभी डीमंस डर से देख रहे थे कि उनकी अपनी करप्शन पावर उनके नियंत्रण से बाहर खिंचकर बाहर जा रही है। जैसे जैसे उनका शरीर सूख कर मरने लगा, उसी ऊर्जा से 1000 मीटर से भी लंबा एक विशाल काला भाला बन गया। उसकी भयानक शक्ति से हवा तक कांप उठी और काली ऊर्जा की लहरें चारों दिशाओं में फैल गईं। लेकिन यह सब नहीं था। उसके आसपास फैला धूसर डोमेन सिकुड़ने लगा और आखिरकार उस काले भाले को पूरी तरह घेर लिया। यही सॉवरेन रैंक का असली रूप था। डोमेन पर ऐसी पकड़ जो निचले स्तर के प्राणियों से बहुत आगे थी। चाहे उसे फैलाकर दुश्मन को दबाना हो या किसी हथियार पर समेटकर उसकी शक्ति दोगुनी कर देनी हो। टुओतियन की नजर बिल्कुल शांत थी। उसने एक पल में मुझे ढूंढ लिया। अगले ही क्षण हाइमिंग 1 किलोमीटर की दूरी पल भर में तय करके मेरे सामने आ खड़ा हुआ। उसका विशाल शरीर मेरी रक्षा के लिए दीवार बन गया। टुओतियन ठंडी आवाज में बोला, डुएन रिकाना, मुझे पता था कि तुम अपने मास्टर की रक्षा करोगे। मर जाओ। लेकिन अगले ही पल उसका हाथ अचानक रुक गया। फर्मामेंट प्रिजन फैलने की बजाय जोर से सिकुड़ने लगी। वह शक्ति इतनी ज्यादा दब गई कि आखिरकार उसके शरीर के साथ मिल गई। उसी क्षण काले और सुनहरे पैटर्न तेज चमकने लगे और हजारों मीटर तक अल्टीमेट सप्रेशन पावर फैल गई। जमीन तुरंत 10 मीटर से ज्यादा धंस गई और अनगिनत मलबा धूल बन गया। हैरान और गुस्से से भरे डोतियान ने अपना काला भाला फेंक दिया, जो 1 किलोमीटर तक हवा को चीरता हुआ बिजली की तरह दौड़ा और पल भर में हाइमिंग के सामने पहुंच गया। यह वार लगभग 7वें सर्कल की विनाशकारी शक्ति के करीब था, लेकिन हाइमिंग से निकल रही सप्रेशन पावर ने उसकी गति को आधा कर दिया। हाइमिंग जोर से गरजा। उसने भाले की नोक को अपने पूरे पंजे से पकड़ लिया और दोनों भयानक शक्तियां टकराकर जोरदार विस्फोट में बदल गईं। उस टक्कर की शॉकवेव दसियों हजार मीटर तक फैल गई। उसी समय काले और सुनहरे पैटर्न पागलों की तरह चमकने लगे। हाइमिंग की रक्षा और शारीरिक शक्ति लगातार और भी भयानक होती जा रही थी। वह 1 इंच भी पीछे नहीं हटा। उसके पंजों के नीचे की जमीन लगातार फटती और धंसती जा रही थी। डुओतियन ने तुरंत अपनी पूरी करप्शन पावर झोंक दी ताकि उसका भाला और भी तेज और घातक बन जाए। कई मिनट तक दोनों शक्तियों की टक्कर चलती रही। फिर धीरे धीरे भाले की नोक पर दरारें दिखाई देने लगीं और फैलने लगीं। उसी समय हिमिक जोर से गरजा और उसने अपनी पूरी शारीरिक शक्ति और डोमेन की ताकत एक साथ छोड़ दी। 1 किलोमीटर लंबा भाला अचानक टूटकर अनगिनत काले टुकड़ों में बिखर गया। उसी पल शक्ति खत्म होने के कारण टुओतियन की प्रोजेक्शन काली धुंध में बदलकर गायब हो गई। आखिरी क्षण में डुओतियन ने मेरा चेहरा अपनी याद में गहराई से दर्ज कर लिया और फिर उसकी चेतना सौंदर्य पलास से लौट गई। वहां वह अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। उसकी आभा इतनी गहरी थी जैसे कोई अथाह खाई हो। उस दबाव से आसपास की सभी डीमन कांपने लगीं। वह गंभीर स्वर में बोला, वह तो सिर्फ लेवल 20 का है, फिर वह अपने डोमेन को कंप्रेस कैसे कर सकता है? उसकी आंखें भारी हो गईं। इतनी ऊंची समझ और शक्ति पर नियंत्रण सच में डरावना था। ये वही शर्तें थीं जो 10वें सर्कल के सिंहासन तक पहुंचने के लिए चाहिए होती हैं, और यह काला भेड़िया तो लेवल 20 पर ही ऐसा कर चुका था। लेकिन उसे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात से थी कि उस काले भेड़िए का डोमेन सिर्फ उसके शरीर के ऊपर नहीं था, बल्कि उसके साथ पूरी तरह फ्यूजन हो चुका था। ऐसा काम तो आमतौर पर केवल सेलेस्टियल किंग स्तर के प्राणी ही कर सकते थे। डुओचियन ने हल्का सा सांस छोड़ा और तुरंत वह दानव शांत हो गया। उसने सोचा, शायद उसने कोई रिकवरी आइटम इस्तेमाल करके मेरी जानकारी रिकॉर्ड कर ली होगी। असली फॉलन डीमन रेस की एक्सटर्मिनेशन लिस्ट में उन सभी मानव प्रतिभाओं के नाम लिखे जाते हैं जिनमें सिंहासन तक पहुंचने की क्षमता होती है, ताकि छठे रैंक या उससे ऊपर के डीमंस उन्हें सीधे खत्म कर सकें। यह सोचकर वह फिर से अपने सिंहासन पर टिक गया, आंखें बंद की और गहरी चुप्पी में डूब गया। उधर तबाह हुई धरती पर हर्मिंग अपनी विशाल आकृति के साथ खड़ा था। उसके पूरे शरीर पर काले और सुनहरे डिवाइन रून्स चमक रहे थे और उनसे एक दबदबे वाली आभा निकल रही थी। मैंने अपने रीइंफोर्समेंट और रिकवरी स्पेल्स बंद कर दिए। मेरा दिमाग चकरा रहा था और मुझे चक्कर आ रहे थे। तियानंगजांग की स्पिरिचुअल रिकवरी के बावजूद इन स्पेल्स को बनाए रखना मेरी सीमा से ज्यादा था।
काफी देर बाद रीइंकार्नेशन डंजन के खत्म होने की नोटिफिकेशन गूंज उठी। अगले ही पल हर्मिंग और मैं दोनों गायब हो गए। समय खत्म हो चुका था। स्कोर कैलकुलेशन शुरू। कुल मारे गए डीमंस 1-2, रैंक 6, बचाए गए लोग 974, अंतिम मूल्यांकन परफेक्ट। मेरी क्लास एट्रीब्यूट्स बढ़ गईं। रीइंफोर्समेंट स्पेल और रिकवरी स्पेल दोनों मजबूत हो गए और समन स्किल अब सेक्रेट समन में प्रमोट हो गई। मैं फिर से अपने डॉर्मेट्री में प्रकट हुआ। मैंने तुरंत हर्मिंग को वापस बुला लिया ताकि डॉर्मेट्री ढा ना जाए। उसके बाद मैंने अपने स्टेटस पैनल में क्लास प्रमोशन की जानकारी देखी। असली प्रमोशन के लिए मुझे अभी एक और रीइंकार्नेशन डंजन में परफेक्ट इवैल्यूएशन हासिल करना होगा, लेकिन मेरी स्किल्स में पहले ही बड़ा सुधार हो चुका था। रीइंफोर्समेंट का एम्पलीफिकेशन 20% से बढ़कर 35% हो गया था और रिकवरी अब स्लो हीलिंग की जगह फास्ट हीलिंग बन गई थी। हालांकि माना कॉस्ट अब दोगुना हो गया था। सबसे बड़ा फायदा समन स्पेल की प्रमोशन थी। अब मैं जिन क्रीचर्स को समन करूंगा उनके पास अनिवार्य रूप से सेक्रेड ऑरा होगी। इससे मैं उत्साह से भर गया। लेकिन मैंने तुरंत समन करने की जल्दी नहीं की। उसकी जगह मैंने अपना फोन उठाकर बेन सिटी की खबरें देखीं और मुझे एक रिपोर्ट मिली जिसमें सैकड़ों लोग अचानक प्रकट हो गए थे। मैंने राहत की सांस ली। रिपोर्ट में बताया गया कि वे दूसरे वर्ल्ड के लोग थे जिन्हें होरन डीमंस ने गुलाम बना लिया था और उन्हें एक सिल्वर आर्मर पहने रीइंकार्नेटर ने बचाया था। उन्हें लैनिन टेलीपोर्ट किया गया जहां अथॉरिटीज उनकी देखभाल कर रही थीं। तस्वीरों में उनके दुबले शरीर अब थोड़ा बेहतर लग रहे थे। शायद जो युआन ने उन्हें ताकत लौटाने के लिए अपना खून दिया था। तनाव खत्म होते ही थकान की एक भारी लहर मुझ पर छा गई और मैं वहीं गिरकर तुरंत सो गया। सुबह होते ही फेंकी का ट्रायो थके हुए वापस लौटा। मुझे गहरी नींद में देखकर उन्होंने दांत पीसते हुए मुझे बिस्तर से उठा दिया। असल में सेना ने जब 3 सिर वाले सांप को हराते हुए मेरी वीडियो जारी की तो पूरा फोरम फट पड़ा। सबको पता चल गया कि मैंने अपनी ही ताकत से यह किया था। लोग पागलों की तरह मिशन स्ट्रीम देखने लगे और इसी वजह से उन्हें भी आराम का मौका नहीं मिला। तभी चावान ने कहा कि बेलोन एकेडमी के छात्र टीम लूप मिशन स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनकी एफिशिएंसी बाकी लोगों से कहीं ज्यादा है। यह सुनते ही तीनों का जोश भड़क उठा। उन्होंने खाना तक छोड़ दिया और तुरंत अपने टीममेट्स को इकट्ठा करने निकल पड़े ताकि मिशन जारी रख सकें। उन्हें देखकर मैं हल्का सा मुस्कुराया। फिर मैं भी उठकर मिशन डिस्ट्रिक्ट की ओर चल पड़ा। आधे दिन से ज्यादा समय हो गया था जब मैंने आखिरी बार मिशन किया था, इसलिए मेरी रैंकिंग गिरकर 10वें स्थान से भी नीचे चली गई थी। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने लेवल 59 के बेऑक्शन को मारने का मिशन और साथ ही एक 6th रैंक रीइंकार्नेशन क्वेस्ट स्वीकार कर ली। यह देखकर वहां मौजूद महिला सैनिक पूरी तरह हैरान रह गई। इस क्वेस्ट में लिंजी नाम की एक विशाल और भयानक बीस्ट को मारना था जिसे आज तक कोई भी पूरा नहीं कर पाया था, यहां तक कि इंस्ट्रक्टर्स भी नहीं। कमांडर यंग शाओ के चेहरे पर एक साथ बेबसी और उम्मीद दोनों दिखाई दे रही थीं। मेरी निगरानी के लिए भेजा गया ड्रोन लगातार मेरा पीछा कर रहा था। 1 घंटे बाद हर्मिंग पर सवार होकर मैं पहाड़ों की गहराई में पहुंच गया। वहां एक उजाड़ मैदान के बीच अचानक एक डार्क गोल्ड लेपार्ड बेयर ने अपनी सुनहरी आंखें खोल दी और उसका 600 मीटर विशाल शरीर खड़ा हो गया। धरती कांपने लगी और एक अत्याचारी आभा फैल गई। वह हमें भगाने के लिए गरज रहा था। मैं चुपचाप नीचे उतरा, थोड़ा पीछे हट गया और लड़ाई ईमिंग पर छोड़ दी। उसका लेवल बहुत ऊंचा था। मैं उससे बिल्कुल मुकाबला नहीं कर सकता था। मुझे जल्द से जल्द अपने कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स को मेटल मटेरियल्स में बदलना था ताकि याई के फ्यूजन के लिए इस्तेमाल कर सकूं। जब उसने देखा कि मैं सुरक्षित दूरी पर हट गया हूं, तब ईमिंग ने सिर घुमाकर मेरी ओर देखा। उसकी धूसर आंखें ठंडी नजर से डार्क गोल्ड लेपर्ड बेयर को घूर रही थीं। तभी उसका शरीर तेजी से बढ़ने लगा और कुछ ही पल में वह 1000 मीटर से भी लंबा हो गया। उसकी कंधे की ऊंचाई लगभग 650 मीटर तक पहुंच गई और उससे एक राजसी दबदबे वाली शक्ति फूट पड़ी जिसने डार्क गोल्ड लेपार्ड बेयर को डर से भर दिया। कमांड पोस्ट में मौजूद अधिकारी यह देखकर स्तब्ध रह गए। सिर्फ आधे दिन में वह कुछ 100 मीटर से बढ़कर 1000 मीटर से भी बड़ा हो चुका था। यांग शाओ भी बेहद हैरान था क्योंकि इंसानों में एसएसएस रैंक ग्रोथ टैलेंट पहले कभी नहीं देखा गया था। जमीन फटने लगी और उसी क्षण ईमिंग की आकृति बिजली की तरह आगे बढ़ी।
स्याही जैसी काली लपटें फट पड़ी और 2000 मीटर से भी विशाल एक दानवी स्पेक्ट्रल आकृति प्रकट हो गई। करीब 6 किलोमीटर का इलाका उन लपटों में घिर गया। फिर जादुई शक्ति बचाने के लिए वह दायरा सिकुड़कर लगभग 2000 मीटर रह गया। दुआन के साथ लड़ाई के बाद एमिंग का डोमेन और उसकी शक्ति पर नियंत्रण काफी बेहतर हो गया था। डार्क गोल्ड लेपर्ड बियर जोर से गरजा। उसका शरीर तेज हवा की धाराओं से घिर गया और उसके पंजे सुनहरी चमक के साथ उठ खड़े हुए। लेकिन उस दानवी स्पेक्ट्रल आकृति के सामने उसकी 600 मीटर की कदकाठी भी छोटी लग रही थी। काली आग से भरा विशाल पंजा नीचे गिरा और डार्क गोल्ड लेपर्ड बेयर ने पूरी ताकत से उसे रोकने की कोशिश की। सुनहरी और काली शॉकवेव्स गोलाकार लहरों में फट पड़ी और धरती कांप उठी। उसकी तेज हवा की धाराएं तुरंत निगल ली गईं और उस पर टाइटैनिक दबाव पड़ने लगा। उसके पंजों के नीचे जमीन धंस गई और उसके घुटने झुकने लगे। वह गुस्से से दहाड़ा। उसके मांसपेशियां फूल उठीं और उसने और भी तेज हवा की धाराएं छोड़ी। लेकिन तभी स्पेक्ट्रल आकृति की चाल अचानक बदल गई। उसी मौके का फायदा उठाकर एमिंग बिजली की तरह झपटा और उसके काले पंजे हवा को चीरते हुए चले गए। 4 गहरे घाव पड़ गए जिनमें हड्डी तक दिखाई दे रही थी। डार्क गोल्ड लेपर्ड बेयर दर्द से चीख उठा। उसे महसूस हुआ कि काली लपटें उसके घावों के अंदर घुसकर उसकी लाइफ फोर्स को निगल रही हैं। उसकी आंखें उग्र हो गईं और वह पागलों की तरह एमिंग से लड़ने लगा। लड़ाई के दौरान खून की धाराएं जमीन को लाल कर रही थीं और वह सारा खून उसी डार्क गोल्ड लेपर्ड बियर का था। स्पेक्ट्रल आकृति की वजह से एमिंग मानो 2 के खिलाफ 1 की तरह लड़ रहा था और उसके शरीर पर एक खरोंच भी नहीं आई। आखिरकार डार्क गोल्ड लेपर्ड बियर ने आसमान की ओर दहाड़ लगाई। उसकी आभा अचानक बहुत बढ़ गई। फिर उसने अचानक मुड़कर पहाड़ों की गहराई की ओर भागना शुरू कर दिया। रास्ते में वह विशाल पेड़ों को तोड़ता हुआ धूल के बादल उठाता चला गया। एक पल की हैरानी के बाद एमिंग तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ा। 2500 से भी ज्यादा एजिलिटी पॉइंट्स के कारण उसकी गति बिजली जैसी थी और पलक झपकते ही उसने दूरी कम कर दी। डर से घबराया डार्क गोल्ड लेपर्ड बियर पीछे मुड़ा और मदद के लिए अपने राजा को पुकारते हुए गरजा। दूर एक पहाड़ की चोटी पर सो रही एक विशालकाय दैत्याकार बीस्ट ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसके शरीर के चारों ओर अनगिनत नीली बिजली चमक रही थी। उसकी भयानक गर्जना 1,00,000 मीटर से भी दूर तक गूंज उठी। उस गड़गड़ाहट के बीच लगभग 1000 मीटर ऊंचा नीली बिजली से लिपटा एक विशाल भालू आगे बढ़ा। यह वही इंडिस्ट्रक्टिबल मेड बियर था जो एपिसोड 62 में दिखा था। डार्क गोल्ड लेपर्ड बियर तुरंत उसके पास पहुंचा और एमिंग पर बिना वजह उसके क्षेत्र में घुसने का आरोप लगाया। यह सुनते ही इंडिस्ट्रक्टिबल मैड बेयर ने तुरंत अपनी नीली बिजली छोड़ दी। बिजली हर दिशा में फैल गई। साफ आसमान अचानक काले बादलों से भर गया और तेज बारिश शुरू हो गई। अनगिनत बिजली की कड़कें गिरने लगीं और बादलों ने एक विशाल लाइटनिंग साइक्लोन का रूप ले लिया। दृश्य पूरी तरह प्रलय जैसा था। यही एक कोलोसस बीस्ट के डोमेन की शक्ति होती है, आसमान और धरती तक बदल देने की ताकत, जो दुआन के स्पेक्टर से भी ज्यादा शक्तिशाली थी। साफ था कि उसमें रॉयल रैंक ब्लड लाइन थी। मेरी नजर गंभीर हो गई। मैंने टियनकन का टेलिस्मन निकाला और एमिंग पर रीइंफोर्समेंट स्पेल डाला। बुमियांगाजन की नजर कठोर हो गई। उसके पैरों के नीचे की जमीन फट गई और वह पल भर में एमिंग की ओर झपटा। तभी हेमिंग के शरीर से स्याही जैसी काली लपटें फूट पड़ीं जिनमें भयानक ऑपरेशन पावर भरी थी। उसके पूरे शरीर पर काले और सुनहरे डिवाइन पैटर्न्स चमक उठे। एक दबदबे वाली आभा चारों ओर फैल गई और बुमियांगशोन की विशाल आकृति तक कांप उठी। उसका लाइटनिंग डोमेन पूरी तरह खुल चुका था, लेकिन सेलेस्टियल पर्गेटरी डोमेन उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली था और पूरी तरह हावी हो गया। 1000 मीटर ऊंचा एमिंग ऐसा लग रहा था जैसे कोई दानवी देवता आसमान और धरती को कुचल रहा हो। उसे निकलती आभा बेहद डरावनी थी। बुमियांगशॉन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि काला बिजली जैसा एल्बो स्ट्राइक उसकी ओर आ रहा है, वह दहाड़ते हुए अपने पंजे से हमला करने लगा। काली सुनहरी और नीली ऊर्जा टकराते ही एक भयंकर शॉकवेव सुनामी की तरह फैल गई। टक्कर की आवाज कान फाड़ देने वाली थी। बुमियांगशॉन ने अपने डोमेन को पूरी ताकत से बढ़ाया, लेकिन वह सेलेस्टियल पर्गेटरी की पकड़ से खुद को छोड़ा नहीं पाया। यह भयानक डोमेन 3 टैलेंट्स के फ्यूजन से बना था
और इसमें थ्रोन लेवल शक्ति का अंश भी था, इसलिए उसका लाइटिंग डोमेन मुकाबला ही नहीं कर पा रहा था। वह गुस्से से दहाड़ा और अपना दूसरा पंजा, जो गरजती बिजली से घिरा था, नीचे दे मारा। एमिंग बिना जरा भी डर के अपनी काली रोशनी से भरे पंजों से जवाब देता रहा और दोनों 1000 मीटर ऊंची दैत्याकार बीस्ट्स लगातार प्रहारों की बारिश में भिड़ गईं। शॉकवेव्स बार बार फट रही थीं, जमीन के टुकड़े उड़ रहे थे और आसपास की सारी वनस्पति नष्ट हो चुकी थी। आसमान से गिरती बिजली लगातार हेमिक के शरीर पर गिर रही थी, लेकिन वह सिर्फ अपनी भयानक डिफेंस पर भरोसा करके सारे वार झेल रहा था और अपने दुश्मन को कोई मौका नहीं दे रहा था। मैं दूर से खड़ा यह सब देख रहा था और चुपके से हीलिंग स्पेल डाल रहा था। अब तक बराबरी पर चल रही लड़ाई अचानक एमिंग के पक्ष में झुकने लगी। पुमिकवांगसियम गुस्से से गरजा, जायोनियर, जल्दी उस इंसान को मारो। तभी जिंग बाओशियन की उग्र नजर एमिंग की ओर दौड़ी। अचानक एक धूसर शक्ति फट पड़ी, डेथ वर्डिक्ट। उसने जिंग बाओशियन को एक धूसर आभा में घेर लिया, जो जीवन के पूर्ण विनाश का क्षेत्र था, और वह गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा। इसी छोटे से मौके का फायदा उठाकर पुमिक्वांग ने बिजली से भरे अपने पंजे से एमिंग के सिर पर भयानक वार किया। उस जोरदार टक्कर से एमिंग थोड़ा झुक गया और उसके पंजों के नीचे की जमीन धंस गई। पुमिकुक्सियम तुरंत उसके ऊपर पूरे वजन से गिर पड़ा और बिजली की मार उस पर लगातार बरसने लगी। उसी समय बॉक्सियम भी मुश्किल से उठ खड़ा हुआ और दहाड़ते हुए फिर से हमला करने दौड़ा। मेरा चेहरा गंभीर हो गया और मैं रणनीतिक पीछे हटने के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक दूर से एक तेज धमाका हुआ। धूल के बादल के बीच से एक महिला दिखाई दी, जो 4 मीटर लंबी हलबट पकड़े हुए थी और सुनहरे आर्मर में लिपटी थी। उसकी गति बेहद तेज थी, हर कदम के साथ जमीन फट रही थी और उसके पीछे धूल की लंबी लकीर बनती जा रही थी। जैसे ही वह जिंग बाओशियोन के पास पहुंची, उसने अपनी हेलबर्ड को उठाया, जिसका लोहे का फाल अचानक बढ़कर लगभग 20 मीटर लंबा हो गया। उसने उसे अपार ताकत के साथ नीचे मारा। उस धार की चमक रास्ते में आने वाली हर चीज को चीरती चली गई और पहले से घायल जिंग बाओशियोन के शरीर पर गहरे कट लग गए। जिंग बाओशियन ने उसे गुस्से से घूरा और अपने पंजे से उसे कुचलने की कोशिश की, लेकिन गिफ की बैटल ऑरा और भी प्रबल हो गई। वह बिजली की तेजी से छलांग लगाकर उस वार से बच गई और फिर एक तेज हॉरिजॉन्टल वार से जिंग बाओशियन के मांस को चीर दिया। कुछ ही मिनटों में जिंग बाओशियन का विशाल शरीर जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिर पड़ा। हार मानने से इनकार करते हुए उसने अपनी सीक्रेट टेक्निक की हवा की धार छोड़ी, लेकिन गिफ पहले से तैयार थी। उसकी लाइफ फोर्स फटकर एक लाल बिजली में बदल गई, जिसने उस हवा के प्रवाह को चीर कर बिखेर दिया। अंत में गिफ हवा में ऊंची छलांग लगाकर अपनी हेलबर्ट, जो अब 30 मीटर से भी लंबी हो चुकी थी, को पूरी ताकत से नीचे दे मारा। स्तब्ध होकर सबने देखा कि उस दैत्य का सिर टूटकर बिखर गया। वह पूरी तरह मर चुका था। उसकी सांस खत्म हो गई, उसकी बैटल ऑरा भी गायब हो गई और उसका शरीर वापस अपने सामान्य रूप में आ गया। वह मुस्कुराते हुए मेरी ओर आया और बोला, मास्टर, क्या यह दृश्य भावुक नहीं था? उसकी क्रूर रणनीति याद करते हुए मेरे दिमाग में उस मादा टीरेक्स की बात आ गई। वह आंखें सिकोड़कर मुझे धमकी भरे अंदाज में देखने लगी, तो मैंने तुरंत सिर हिलाकर विषय बदल दिया। मैंने पूछा, मास्टर जे, आप यहां क्या कर रहे हैं? उसने मुस्कुराकर कहा, इतना शोर था इसलिए देखने आ गया। मास्टर जीन ने भी यही कहा था। तो क्या अब तुम मुझ पर भरोसा करते हो? मैंने उसके हाथ में पकड़ी चीज पर नजर डाली और ईमानदारी से कहा, बिल्कुल। मुझे सुरक्षित देखकर एमिंग भी राहत महसूस करने लगा। उसी समय सेलेस्टियल रिफाइनिंग फॉर्मेशन सिकुड़कर लगभग 1000 मीटर के दायरे में आने लगी और उसकी सप्रेशन पावर और भी भयानक हो गई। उसने तुरंत इमॉर्टल टायरेंट के दबाव को तोड़ दिया। दोनों दुश्मन फिर से मौत तक लड़ने लगे। उनके हर वार से धरती कांप रही थी और पहाड़ टूटकर गिर रहे थे। उनकी शक्ति बेहद डरावनी थी। तभी 10,000 मीटर से भी बड़े इलाके में तूफानी बादल और बिजली अचानक पागल हो उठे और लगातार धरती पर गिरने लगे। अनगिनत काले बादल हेमिक के ऊपर इकट्ठा होकर 10,000 मीटर चौड़ा एक विशाल साइक्लोन आई बना चुके थे। उसमें एक भयावह शक्ति धीरे धीरे जमा हो रही थी, लेकिन हेमिक की आंखों में जरा भी डर नहीं था।
वह सेलेस्टियल रिफाइनिंग फॉर्मेशन को नियंत्रित करते हुए उसे धीरे धीरे और कंप्रेस कर रहा था। जैसे जैसे वह दब रही थी, उसकी शक्ति लगातार गरजने लगी। सिर्फ 10 सेकंड के अंदर उसका पूरा डोमेन उसके शरीर के साथ पूरी तरह फ्यूज हो गया। उसी पल उसके शरीर पर अजीब काले सुनहरे पैटर्न चमक उठे और काले बादलों से ढकी इस दुनिया में एक जबरदस्त सप्रेशन पावर फैल गई। एक तरफ आसमान से गिरती असंख्य बिजली किसी डिवाइन पनिशमेंट की तरह लग रही थी, और दूसरी तरफ 1000 मीटर ऊंचा काला भेड़िया खड़ा था, जिसके शरीर पर चमकते काले सुनहरे निशान उसे किसी देवता या दानव जैसा बना रहे थे। उसने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा। दोनों शक्तियों के टकराव ने मानो दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया था। दृश्य अद्भुत था। साइक्लोन की आंख के भीतर अनगिनत लाइटनिंग एलिमेंट्स इकट्ठा हो गए और इमॉर्टल टायरेंट की गुस्से भरी दहाड़ के साथ वे एक ही पल में गिर पड़े। अचानक आसमान और धरती पूरी तरह अंधेरे में डूब गए और 1000 मीटर मोटी नीली बिजली की विशाल स्तंभ सीधे आकाश से गिर पड़ी। उस बिजली के नीचे सब कुछ, यहां तक कि हवा भी चूर चूर हो गई और हेमिक का पूरा शरीर उसमें डूब गया। कई हजार मीटर तक धरती गायब हो चुकी थी और वहां 300 मीटर गहरा क्रेटर बन गया था, लेकिन 600 मीटर से भी ऊंचा वह काला भेड़िया अभी भी खड़ा था। उसके काले सुनहरे पैटर्न चमक रहे थे और वह इस अंधेरी दुनिया में एकमात्र रोशनी बन गया था। इमॉर्टल टायरेंट की आंखों में अविश्वास साफ दिख रहा था। वह दहाड़ा, असंभव, यह कैसे हो सकता है? सप्रेशन पावर फैलाते हुए एमिंग हर कदम के साथ जमीन तोड़ता हुआ उसकी ओर बढ़ने लगा। उसकी धूसर आंखें ठंडी और निर्दयी थीं। उनमें सिर्फ एक ही इरादा था, मारना। अगले ही पल एमिंग झपटा और उसने अपने कोहनी से भयानक सप्रेशन स्ट्राइक मारा। इमॉर्टल टायरेंट के मरते ही कमांड पोस्ट में जोरदार जयकार गूंज उठी। हम जीत गए। यह समन तो कमाल का है। यह तो सच में एक देवता जैसा है। उस विशाल बिजली के स्तंभ के नीचे खड़ी वह आकृति शायद वे जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। यांग श्याओ हंस पड़ा। 9वीं रेवोल्यूशन के शिखर पर पहुंचा एक्सपर्ट होने के कारण वह औरों से ज्यादा समझ पा रहा था। किसी डोमेन को नियंत्रित करना सिर्फ थ्रोन रैंक के लोगों के बस की बात होती है, जबकि उसने तो अभी अभी अपना डोमेन बनाना शुरू ही किया था। लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि वह काला भेड़िया अपने डोमेन को अपने शरीर के साथ फ्यूज भी कर सकता था, जो कि सेलेस्टियल किंग की पहचान होती है। जब मैं डोरमेट्री लौटा तब तक सुबह हो चुकी थी। उसी समय एक सैनिक आया और मुझे एक सेफ बॉक्स सौंप दिया। उसने कहा, कमांडर यंग ने आपको यह देने को कहा है। मैंने सिर हिलाया। कमरे में लौटकर मैंने बॉक्स खोला तो मेरे सामने 6 तरह के टॉप ग्रेड समनिंग मटेरियल्स दिखाई दिए। मैं हैरान रह गया। शायद यह उन सभी म्यूटेटेड बीस्ट्स को मारने का इनाम था। अगर ऐसा है तो मैं तय समय से पहले ही समनिंग शुरू कर सकता हूं। वैसे भी मैं सेक्रेड ऑरा वाली समन आजमाने के लिए उत्साहित था। मैंने सारे समनिंग मटेरियल सजा दिए, फिर हाथ बढ़ाकर हवा में खोलते हुए समनिंग स्पेल चलाया। तुरंत मेरी हथेली में एक पोर्टल खुल गया। जैसे ही दूसरी डायमेंशन से कनेक्शन बना, एक बेहद तेज सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। उसके अंदर लंबे बालों और सुनहरे पंखों वाली एक आकृति दिखाई दी, जिसके चारों ओर पवित्र ओरा चमक रही थी। उस ह्यूमैनॉइड आकृति को देखकर मैंने उसकी रेस देखी और मैं दंग रह गया। वह एक एंजल था। पहले रिफ्ट कैनियन में लुओलन ने बस एक वर्चुअल एंजेलिक फॉर्म प्रकट की थी, जिसमें एंजेलिक पावर की बस एक झलक थी। फिर भी उसे एसएस रैंक टैलेंट माना गया था। इससे साफ था कि एंजल्स की रेस कितनी शक्तिशाली होती है। आज तक किसी समनर ने इतनी ताकतवर रेस के प्राणी को समन नहीं किया था, क्योंकि वे कभी किसी की पुकार का जवाब नहीं देते और किसी के साथ पैक्ट नहीं करते। लेकिन जब मैंने उस सुनहरे युवा एंगेल को देखा, जो लगभग मरने की हालत में था और जिसकी दोनों पंख टूट चुकी थीं, तो मैं गहरी सोच में पड़ गया। कमजोर की जगह मैंने एक अपाहिज को समन कर लिया। यही बात थी। मैं हल्के से मुस्कुराया और सिर हिलाया। लेकिन चूंकि इस छोटे से एंजल ने मेरी पुकार का जवाब दिया था, इसलिए उसे छोड़ देने का सवाल ही नहीं था। मैं उसके पास गया और अपनी उंगली से उसके फीके माथे को छुआ। उसी क्षण मेरे दिमाग में एक आवाज गूंज उठी, एनालिसिस इन प्रोग्रेस, लॉयल्टी, नेवर बेट्रे, एस्टैब्लिशिंग लाइफ बॉन्ड। बिना झिझक मैंने कंफर्म कर दिया। अगले ही पल असहनीय दर्द की लहर पूरे शरीर में फैल गई। फिर मेरे मन की गहराई में एक आवाज आई,
लाइफ बॉन्ड एस्टैब्लिश्ड। कंग्रेचुलेशंस, आपकी स्मंड क्रिएचर ने अपना यूनिक टैलेंट जागृत कर लिया है। रोटेशन ऑफ द सन एंड मून। बेहोश पड़ा वह युवा एंजल अचानक एक गहरी और विशाल शक्ति से ऊपर उठ गया। वह शक्ति अनगिनत चमकती धाराओं में बदलकर उसके शरीर में समा गई। तुरंत ही उसकी बुरी तरह क्षतिग्रस्त लाइफ एसेंस तेजी से रीजनरेट होने लगी। काफी देर बाद उसके सुनहरे पलकों ने हल्का सा कंपन किया और उसने अपनी आंखें खोल दी, जिनसे डिवाइन ऑरा निकल रही थी। उसकी बाईं सुनहरी आंख में एक महान सूर्य की छवि थी, जिसमें राजसी गरिमा और जलती हुई गर्मी भरी थी, जबकि उसकी दाईं आंख से ठंडक और गहरी तन्हाई झलक रही थी। उसकी पीठ के पीछे टूटी हुई सुनहरी पंख अब पूरी तरह रीजनरेट हो चुके थे। उसने उन्हें हल्के से फैलाया। वे बेहद खूबसूरत थे। उसका रूप और कैरिज्मा दोनों ही इंसानी कल्पना से परे थे। छोटा एंजल धीरे धीरे उड़ते हुए मेरे पास आया, अपने छोटे हाथों से मेरे कपड़ों को पकड़ लिया और मीठी आवाज में बोला, मास्टर। मैंने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अब से हम साथी हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मैं उसे कोई नाम यूं ही नहीं देना चाहता था, क्योंकि एंजल्स को जन्म के समय एक मिस्टीरियस ट्रू नेम मिलता है जो उनका अपना होता है। उसने कहा, डायना। मैंने उत्सुकता से सिर हिलाया और पूछा, डायना, तुमने समनिंग पैक्ट क्यों स्वीकार किया? तुम्हारी हालत देखकर लगता है तुम 1 साल की भी नहीं हो। तुम्हारे लिए इस पुकार को स्वीकार करना लगभग असंभव होना चाहिए था। आखिर एंजल्स ऐसी जाति हैं जो समन होना पसंद ही नहीं करती। मेरी बात सुनकर डायना की आंखें उदास हो गईं। उसने धीरे से कहा, सेक्रेटरी से बाहर फेंके जाने के तुरंत बाद एक काली ओरा ने मुझे घेर लिया और सब लोग गायब हो गए। यह सुनते ही मैं समझ गया, उनकी दुनिया पर दुश्मनों ने हमला किया था और उस समय मेरी समनिंग ही उसकी आखिरी उम्मीद बन गई थी। मैंने उसके सुनहरे बालों को सहलाते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा। एक दिन मैं तुम्हें वापस भी ले जाऊंगा। डायना ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, हाँ मास्टर। इसके बाद मैंने मन ही मन उसका इंटरफेस देखा। समोन, डायना, एंजल टाइप, लेवल 20। स्किल्स, डिवाइन ब्लेसिंग, टारगेट को उसके अपने एट्रीब्यूट्स का 50% अतिरिक्त देता है और डिवाइन लाइट जोड़ता है। रेडियंट ग्लोरी, अपनी शक्ति छोड़कर आसमान और धरती को रोशन करती है। क्षेत्र में सभी घावों को लगातार हील करती है और डिवाइन प्रोटेक्शन देती है जो किसी भी अटैक को रोक सकती है। टैलेंट, रोटेशन ऑफ द सन एंड मून, जब महान सूर्य आकाश में चमकता है तो कुछ भी छिप नहीं सकता और सोल बर्न होता है। जब पूर्णिमा का चांद ऊंचा होता है तो एक प्रतिशोधी ब्लेड प्रकट होती है जो एनाहिलेशन पावर देती है। और जब सूर्य और चंद्रमा एक साथ आते हैं, जजमेंट आवर, तो आसमान और धरती तक ठहर जाते हैं। ये पढ़कर मैं पूरी तरह चौंक गया। असली ताकत उसी रोटेशन ऑफ द सन एंड मून में थी। चाहे ब्लेजिंग सन हो या पूर्णिमा, दोनों ही प्रभाव बेहद शक्तिशाली थे और जब वे एक साथ आते हैं तो समय तक रुक सकता है। एंजल्स की रेस सच में असाधारण थी। उसके बाद मैंने डायना को वापस समन स्पेस में भेज दिया और फिर से बाहर जाकर मॉन्स्टर्स फार्म करने की तैयारी करने लगा। उसी समय कमांड सेंटर में सभी लोग स्क्रीन पर टकटकी लगाए बैठे थे, उत्सुकता से मेरे प्रकट होने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मेरे आसपास कोई नई क्रीचर नहीं है तो वे तुरंत निराश हो गए। कोई बोला, काश हमें उसकी तीसरी समन देखने को मिलती। दूसरा बोला, क्या करें, जिज्ञासा तो हो ही रही है, वह जरूर बहुत शक्तिशाली होगी। लोग तरह तरह की बातें करने लगे, लेकिन यांग श्याओ चुप रहा। उसने मन ही मन सोचा, चाहे उसकी तीसरी समन कैसी भी हो, जब तक उसके पास वह काला भेड़िया है, उसकी पोटेंशियल रेटिंग कभी कम नहीं होगी। उसी समय पहाड़ों की श्रृंखला के बीच एक मध्यम उम्र का आदमी किसी अजीब भाषा में मंत्र पुदपुदाने लगा। अचानक शून्य जोर जोर से कांपने लगा। अनगिनत दरारें वास्तविकता में फैलने लगीं, जैसे कोई आईना टूट रहा हो। जल्द ही 2 स्याह दानवी पंजों ने उस जगह को फाड़ दिया और कई दर्जन मीटर चौड़ा एक स्पेशल पैसेज खुल गया। उसके दूसरी ओर से करीब 100 हेदू बाहर आए, जिनकी शक्ति चौथे से 5वें सर्कल के बीच थी। उसे ज्यादा ताकतवर प्राणी इस रास्ते से नहीं आ सकते थे, क्योंकि यह पैसेज बहुत कमजोर था और कभी भी ढह सकता था। बेशक अत्यंत शक्तिशाली प्राणी स्थिर स्पेशल पैसेज खोल सकते थे,
लेकिन ऐसा करने से इंसानों की प्रोटेक्टिव बैरियर टूट जाती और वे तुरंत पकड़े जाते। उन दानवों में से एक हंसते हुए बोला, इस बार मैं जी भर कर कत्लेआम करूंगा। उनकी दुष्ट ऑरा को महसूस करके उस मध्यम उम्र के आदमी का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए पूछा, और जो रिसोर्सेज आपने वादा किए थे? उनके नेता ने उसे तिरस्कार से देखा और एक स्टोरेज बैग उसकी ओर फेंक दिया। उसने तुरंत दोनों हाथों से उसे पकड़ लिया। अंदर झांकते ही उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। ये रिसोर्सेज उसे सीधे 7वीं अवेकनिंग तक पहुंचा सकते थे, और यह तो बस इंसानों की एक साधारण जानकारी देने का इनाम था। नेता ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, जल्दी से यहां के सबसे बड़े प्रतिभाशाली लोगों की सूची दो। उस आदमी ने तुरंत पिछले कुछ दिनों से तैयार की हुई सूची उसे दे दी और बोला, आपको खास तौर पर चनलैन नाम के इस व्यक्ति से सावधान रहना चाहिए। नेता ने शक से पूछा, वह तो सिर्फ लेवल 16 है, कोई खास टैलेंट भी नहीं, उससे क्यों डरना? तब उस आदमी ने समझाया, 3 दिन पहले जब वह सिर्फ लेवल 16 था, उसने 28 लेवल का अंतर पार करके एक म्यूटेटेड बीस्ट को मार दिया था। ये कहते हुए उसने उन्हें एक वीडियो दिखाया। वीडियो देखने के बाद याकुरू साफ तौर पर स्तब्ध रह गए। इतनी भयानक रणनीति, हमारे असली डिप्रेव्ड क्लैन में भी यहां सिर्फ जिकंग ही ऐसा कर सकता है। इस इंसान को किसी भी हालत में जिंदा नहीं रहने देना चाहिए। पास खड़ी एक क्री की आंखें चमक उठी। उसने होंठ चाटते हुए कहा, इसे मैं संभालती हूं। लीक्रू ने भौहें सिकोड़ी। उसे पता था कि उसकी बहन की नजर शायद उस इंसान पर पड़ चुकी है। वह उसे असिमिलेट करके अपना गुलाम बनाना चाहती थी, जो असल में उसे मारने जैसा ही होता। उसने तुरंत आदेश दिया कि हर कोई अपनी अपनी टारगेट ढूंढे और शिकार शुरू करे, किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। यह सुनते ही सभी डिप्रेव्ड क्रूर मुस्कान के साथ अलग अलग दिशाओं में उड़ गए। उसी समय गश्त कर रहे एक माइक्रो ड्रोन ने यह दृश्य तुरंत पकड़ लिया। डिप्रेव्ड, ये यहां कैसे आ गए? अधिकारी का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया और उसने आदेशों की एक श्रृंखला जारी कर दी। सभी कैडेट्स को तुरंत माउंटेन रेंज से इवैक्यूएट करो। सभी सैनिक जवाबी कार्रवाई की तैयारी करें। इन डिप्रेव्ड की शक्ति कम से कम चौथे सर्कल की थी। यांग शाओ के चेहरे पर कोई आश्चर्य नहीं था। उसने बस इतना कहा, चलते हैं, और मुड़ गया। अधिकारी समझ गई कि शायद वह खुद रीइंफोर्समेंट के लिए जाएगा, लेकिन उसकी गंभीर चोट और भी बिगड़ सकती थी। यह सोचकर उसकी आंखों में नफरत की झलक आ गई। वह खुद को कोस रही थी कि उसके पास लड़ने की ताकत नहीं है। कमांड पोस्ट में भारी खामोशी छा गई, जिसे सिर्फ आदेशों की आवाज तोड़ रही थी। उसी समय दूर आसमान में एक मोहक आकृति वाली डिप्रेव्ड धीरे धीरे उड़ रही थी। वह चांदी के आर्मर वाली मेरी आकृति और मेरे पास खड़े विशाल काले भेड़िए को देख रही थी। लीकली मुस्कुराई, कितनी किस्मत है, इतनी जल्दी मिल गया, और लगता है अभी कमजोर भी है। मेरे छोटे खिलौने, अब तुम मेरे हो। उसने होंठ चाटे और अचानक झपटी। उसके पूरे शरीर से अनगिनत काले धागे निकल पड़े। जैसे ही मैंने उस खतरनाक ओरा को महसूस किया, मैंने तुरंत आंखें खोल दी। मेरी नजर ठंडी थी और एमिंग ने भी सिर उठा लिया था। लीकली की नजर उसकी धूसर आंखों से टकराई और उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। क्या हो रहा है? उसका शरीर अनियंत्रित कांपने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया और पहल करने का फैसला किया। उसने हाथ घुमाकर सारे धागे फेंक दिए, जो टिड्डियों के झुंड की तरह एमिंग पर टूट पड़े। तभी सुनहरी रोशनी ने एमिंग के शरीर को ढक लिया और सारे धागे रुक गए। उसकी धूसर आंखें उसे बेरुखी से देख रही थीं। अगले ही पल लीकली की चेतना अचानक एक अंधेरी खाली जगह में पहुंच गई। वहां एक जोड़ी ठंडी निर्दयी धूसर आंखें खुली। अनंत भय की लहर उसके मन को पूरी तरह डुबो गई। वह कांप रही थी, हिल भी नहीं पा रही थी, और सिर्फ बेबस होकर देख सकती थी कि एमिंग अपनी विशाल आकृति के साथ कदम दर कदम उसके पास आ रहा है। कुछ ही सेकंड में वह उसके सामने पहुंच गया और एक ही पंजे के वार से उसे जमीन पर कुचल दिया। काली लपटें फूट पड़ी और उसे निगलने लगीं। महान लीकली लेवल 56 की डिप्रेव्ड को बचाव का मौका तक नहीं मिला। कमांड पोस्ट में यह दृश्य देखते ही भारी खामोशी टूट गई और कोई चिल्लाया, शाबाश काले भेड़िए, कमाल कर दिया। एमिंग ने अपनी हथेली उठाई और कहा, शन शेंगदाओ अभी मरा नहीं है। उसकी आवाज सुनकर मैंने ठंडे स्वर में जवाब दिया, उसका पीछा करो, उसे हर हाल में मारना है। अब जब डायना मेरे साथ थी तो एमिग के थोड़ी देर दूर जाने से भी मैं सुरक्षित था। जैसा आदेश।
कहकर वह जमीन तोड़ते हुए तुरंत उस दिशा में दौड़ पड़ा। उधर शेन शेंगदाओ डर से विकृत चेहरे के साथ पूरी रफ्तार से स्पेशियल पोर्टल की ओर भाग रहा था। डरावना, वह काला भेड़िया तो सच में राक्षस है। उसकी वह धूसर आकृति गायब होने के बाद भी मैं अब तक डर से कांप रहा हूं। उसके मन में सिर्फ एक ही विचार था, जल्दी से लौटकर रिपोर्ट करना कि मानव जाति ने एक भयावह शक्तिशाली अस्तित्व को जन्म दिया है। मानव प्रतिभाओं के शिकार की यह मिशन उनके लिए पूरी तरह असफल हो चुकी थी, क्योंकि उस भयानक काले भेड़िए के रहते कोई भी करप्टेड बच नहीं सकता था। तभी उसके पीछे जोरदार धमाका हुआ। शन शेंगदाओ डर से उछल पड़ा, लेकिन एमिंग, जो मुझसे ज्यादा देर दूर नहीं रहना चाहता था, अचानक और भी बड़ा हो गया। वह 1000 मीटर से भी विशाल दैत्य में बदल गया और एक पल में दर्जनों किलोमीटर पार करके उसके पीछे पहुंच गया। एक विशाल पंजा छाया की तरह गिरा, जमीन फट गई और झटका 10,000 मीटर तक फैल गया। एमिंग के उस पंजे के नीचे काली लपटों ने शेन शेंगदाओ को पूरी तरह जला डाला। श्याओई की वजह से मुझे पहले ही पता चल गया था कि करप्टेड लोग बेलियांट पर्वतों में पहुंच चुके हैं। थोड़ी सोच के बाद मैंने तय किया कि मैं उनसे अलग होकर इन करप्टेड का शिकार करूंगा। अब मेरे पास दो शक्तिशाली समन्स थे, इसलिए साथ रहना बेकार होता। मैंने एक माइक्रो ड्रोन बुलाया और उसे एमिंग को रास्ता दिखाने को कहा। वह तुरंत बिजली की तरह निकल पड़ा और उसकी धूसर आंखों में पहले कभी ना देखी गई उत्सुकता चमक उठी। अधिकारी यह देखकर आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। इतने कम दिनों में इतनी ताकत, अगर उसे 1 साल मिल जाए तो क्या वह थ्रोन रैंक से भी लड़ सकता है? यह सोचकर ही वह हैरान था। अब तक वुक्सिया में कुल मिलाकर सिर्फ 85 थ्रोन रैंक पैदा हुए थे, और वह भी 100 साल से ज्यादा समय में। वे सभी 10 साल से भी ज्यादा लड़ते रहे और अनगिनत पीढ़ियों के प्रतिभाशाली लोगों में से सबसे श्रेष्ठ थे। उनकी इतनी कमी की बड़ी वजह दूसरी रेसज थी। पहली पंक्ति का बैटलफील्ड एक विशाल मीट ग्राइंडर जैसा था, जहां सबसे बड़े जीनियस भी मुश्किल से टिक पाते थे। दुश्मन की एक बड़ी ऑफेंसिव में अनगिनत बलिदान हो जाते थे और कई थ्रोन रैंक भी गिर जाते थे। आज युक्सिया में सिर्फ 30 थ्रोन बचे थे। उसी समय पहाड़ों के बीच एक सुनहरे आर्मर वाली महिला 4 लेवल 55 करप्टेड से लड़ रही थी। उसकी युद्ध हलबट खून जैसी लाल ओरा से घिरी थी और उसके प्रहार से हवा तक चूर चूर हो रही थी। उस भयानक लाल दबाव के सामने करप्टेड सीधे टक्कर लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे और लगातार पीछे हटते जा रहे थे।